हिंदू बहू और मुस्लिम सौतन की रसोई। गौरव और मौली की शादीशुदा जिंदगी खुशी से बीत रही थी, मगर मौली की इस खुशियों को उस रोज नजर लग गई जब गौरव हया से शादी करके उसे घर ले आया। मौली बहू, लगता है गौरव आ गया, जल्दी से दरवाजा खोल दे। उस रोज मौली ने लाल रंग की सुंदर सी साड़ी पहनी थी क्योंकि गौरव और मौली का डिनर पर जाने का प्लान था। मौली ने खुशी से दरवाजा खोला तो हया को अपने पति के हाथों में हाथ डाले देखकर उसके होश ही उड़ गए। वह गुस्से से हया का हाथ गौरव के हाथ से छुड़ाने लगी। मैं कहती हूँ छोड़ो मेरे पति का हाथ। आखिर किस हक से तुमने मेरे पति का हाथ पकड़ा है? मैं इनकी पत्नी हूँ। आप जिसकी पत्नी हैं वो हमारे भी पति हैं। हाँ, सही सुना आपने। गौरव हमारे शौहर हैं। हमसे निकाह करके उन्होंने हमें अपनी बीवी बनाया है। ये सुनकर मौली की आंखों में आंसू भर आते हैं। तभी उसकी सास सरला वहां आकर गुस्से से गौरव को देखते हुए बोलती है, गौरव, क्या है ये सब? मैं पूछती हूँ, कौन है ये मुसलमानिनी? माँ, ये हया है, मेरी पत्नी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। सरला गुस्से से भरकर अपने बेटे गौरव को एक जोरदार थप्पड़ मारकर बोलती है। हया को सुनाना शुरू कर देती है। क्यों री लड़की, तुम्हारे धर्म में क्या तुम्हें एक सुहागन का पति छीनना सिखाया जाता है? जानती है एक सुहागन औरत के लिए उसका मांग का सिंदूर उसका सबसे बड़ा मान होता है, और तूने मेरी बहू से उसका मान, उसका गुरूर छीन लिया। मगर तुम मुसलमानिनी सिंदूर का मोल क्या समझेगी? चल बहू। हया को बुरा भला कहकर सरला मौली को कमरे में ले जाती है। हया, तुम माँ की बातों को दिल से मत लगाना। हम समझते हैं गौरव। अगली सुबह मौली अपने कमरे से हया का सामान बाहर फेंकने लगती है। तभी हया की आंख खुल जाती है। या अल्लाह, ये सब क्या कर रही हैं आपा? तुझे यहाँ से भगाने की तैयारी। देखिए, हम आपका गम समझती हैं। तू नहीं समझती। अगर तू मेरा गम समझती होती तो मेरी सौतन ना बनती और मुझसे मेरा पति नहीं छीनती। मौली, हया ने मुझे तुमसे नहीं छीना। मैंने अपनी मर्जी से उससे शादी की है। गौरव की बातें मौली के मन में घर कर जाती हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। अब हर दिन हया और मौली के बीच खटपट होने लगती है। खाना बनाने के पीछे दोनों में खूब लड़ाई होती। एक दिन हया गौरव के लिए बिरयानी बना रही थी, तभी मौली उसे ऐसा करता देख उस पर चिल्ला पड़ती है। राम 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 राम, हया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी रसोई में मांस मच्छी पकाने की? ये सब यहाँ नहीं चलेगा। इस रसोई पर मेरा भी उतना ही हक है जितना कि आपका है। आज मैं अपनी खुशियों में आपकी खलल बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप चले जाएं यहाँ से। अचानक गांव की कुछ पड़ोसन हैं सरला के घर आ जाती हैं और दोनों को लड़ता झगड़ता देखकर सरल की खूब हंसी उड़ाती हैं। अरे देखो देखो बहनों, सरला की दोनों हिंदू मुस्लिम बहुएं कैसे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रही हैं। वैसे सरला, तेरी तो अच्छी कट रही होगी और तेरे बेटे के दोनों हाथों में लड्डू है। राम ही जाने ये दोनों सौतन एक ही छत के नीचे कैसे रह रही हैं। अगर सरला की जगह मैं होती तो कब का डूब धस कर मर जाती। पड़ोसनों को यूं अपनी सास को सुनाता देखकर हया और मौली बोलती हैं, बस कीजिए आप सभी। आपको कोई हक नहीं हमारी अम्मी जान को यूं रुस्वा करने की। आप हमें गलत ठहराइए, कसूर हमने किया है, इसलिए हमें सुनाइए। मनोरमा काकी, प्रेमा काकी, आप दोनों का घर भी कोई दूध का धुला नहीं है, इसीलिए फिर कभी मेरे घर की तरफ उंगली मत उठाना। वो रहा दरवाजा, आप जा सकती हैं। सभी वहाँ से चली जाती हैं और सरला रात भर अपनी दोनों बहुओं के बारे में सोचती रह जाती है। हे भगवान, ये तूने मुझे किस दो राहे पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहाँ ना गलती हया की है और ना मेरी बहू मौली की। मेरी मदद कर ताकि कल मेरे हाथों सही फैसला हो। अगली सुबह होते ही सरला अपने दोनों हिंदू मुस्लिम बहू को रसोई में बुलाती है। जी अम्मी जान, बताएं आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हाया मौली, आज तुम दोनों को एक परीक्षा पास करनी है। कैसी परीक्षा माँ जी? समझ लो, आज तुम दोनों की पहली रसोई है जिसमें तुम्हें खाना बनाना है। पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। आज तुम दोनों में से जिसका भी बनाया खाना मेरे बेटे गौरव को भाएगा, वही मेरे बेटे की असली पत्नी कहलाएगी। दोनों बहुएं रसोई के शर्त के लिए रेडी हो जाती हैं और हिंदू मुस्लिम तरीके से खाना बनाना शुरू कर देती हैं। या अल्लाह, हमारी मदद करें ताकि हम अपने शौहर के लिए सबसे स्वादिष्ट खाना बना पाएं। हे मां अन्नपूर्णा, मेरी मदद करना ताकि मैं सबसे अच्छा खाना बना सकूं। मेरे हाथों को अपने स्वाद से भर देना माँ। इस तरह जहाँ मौली हिंदू के खाने के हिसाब से बिना लहसुन प्याज का खाना
जैसे कि छोले पूड़ी, रायता, रोटी, खीर इत्यादि बनाती है, वहीं हया अपनी मुस्लिम रिवायत से रसोई का सारा खाना बनाती है, जिसमें चिकन बिरयानी, चिकन कोरमा, मटन जैसी चीज मिली हुई थी। थोड़ी देर में गौरव घर आता है और दोनों अपना अपना बनाया हुआ खाना अपने पति को परोसती हैं। गौरव, कैसा बना है खाना? मांस मच्छी से भी भला पेट भरता है। गौरव को मेरे हाथों के बने छोले पूरी ही पसंद है। उसके आगे तुम्हारे चिकन का जादू नहीं चलने वाला। मेरी सौतन साहिबा, अब तुम अपना सामान बांध लो। बस करो, तुम दोनों ने ही अच्छा खाना बनाया है। मुझे तुम दोनों का बनाया खाना पसंद आया। ये सुनकर हया खुश हो जाती है। तभी वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है, जिसे देखकर गौरव जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। अपनी सौतन को बेहोश देखकर मौली भी मन ही मन चिंताओं में घुली जा रही थी। डॉक्टर, हया ठीक तो हो जाएगी ना? चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसे हालात में कभी कभी चक्कर आ जाते हैं। कैसी हालत? हया माँ बनने वाली है। वो 3 महीने प्रेग्नेंट है। अच्छा, मैं चलता हूँ। ये सुनकर मौली का चेहरा फीका पड़ जाता है और वह पूछती है, गौरव, हया को इस घर में आए 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, फिर ये 3 महीने प्रेग्नेंट कैसे है? बताओ। मौली के सवाल सुनकर गौरव की आंखों के आगे उसके हाथों हुई भूल झांकने लगती है। गौरव जिस कंपनी में काम करता था, हाल ही में हया ने उस कंपनी को ज्वाइन किया था और गौरव का ध्यान कब अपनी बीवी को छोड़कर हया पर बट गया। हया, तुम अभी तक घर नहीं गई? नो, वो सर ने कहा था कि हमें ये फाइल पूरी करके घर जाना है। बस काम खत्म होते ही हम निकल जाएंगे। ठीक है, फिर मैं रुक जाता हूँ। अचानक ऑफिस की लाइट चली जाती है और जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है। तभी हया गौरव के गले लग जाती है और फिर दोनों के दायरे टूट जाते हैं। अगली सुबह गौरव हया से नजरें चुराता हुआ कहता है, आई एम सॉरी हया, मुझसे भूल हो गई। मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता। हया को जैसे ही गौरव की शादीशुदा होने की बात पता चलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, मगर वह गौरव को गलत नहीं ठहराती। कुछ दिन बाद हया को अपने प्रेग्नेंट होने की बात पता चलती है। गौरव, हम प्रेग्नेंट हैं। अगर ऐसे हालात में आपने हमें ठुकरा दिया तो हमारे बच्चे की सारी जिंदगी जिल्लत सहनी होगी। आप हमें कबूल कर लें, अपने घर में हमें थोड़ी सी जगह दे दें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और आखिर में गौरव हया से शादी करके उसे घर ले आता है। तुम ही फैसला करो मौली, क्या हया को इन हालातों में छोड़ना सही होता? कहाँ जाती वो बेचारी? वो एक भूल मेरी आंखों पर नाचती रहती है। थोड़ी ही देर में हया होश में आ जाती है और मौली उसे गले से लगाकर कहती है, मुझे माफ कर देना हया, मुझे नहीं पता था कि तुम अकेले इतना कुछ झेल रही थी, मगर अब सारा सच मेरे सामने आ गया है। तो मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह रखूंगी। हम दोनों आने वाले नन्हे मेहमान की माँ बनकर रहेंगी। ये सुनकर हया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस तरह मौली और हया बीती बातें भुलाकर एक साथ बहनों की तरह घुल मिलकर रहने लगती हैं। Down, calm down, girl, this is your body, put in my heart for lockdown, lockdown, oh, lockdown। ईवा अपनी धुन में थी। सामने से कार्तिक भी फोन पर बिजी था। दोनों आपस में टकरा जाते हैं तो कार्तिक उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। उप्स, सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। आप ठीक तो है ना? डोंट वरी, मेरा भी ध्यान नहीं था, मैं ठीक हूँ। 1 मिनट, क्या मैं सही सुन रहा हूँ? आप तो विदेशी लड़की हैं, पर हिंदी कैसे बोल सकती हैं? क्योंकि मेरी मॉम विदेशी थी और मेरे पापा इंडियन हैं, इसलिए मुझे दोनों लैंग्वेज आती हैं बोलनी। ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे खुशी हुई आपसे मिलकर। भूख लग रही है क्या? आप मेरे साथ कॉफी शॉप चलेंगी? इफ यू वांट। या श्योर, व्हाई नॉट, आई एम आल्सो हंग्री। बस तभी कार्तिक की मुलाकात एक अंग्रेजन लड़की से हो जाती है जो कि इंडिया के तौर तरीके और बातें भी जानती थी। दोनों कॉफी शॉप में जाकर कॉफी पीते हुए एक दूसरे से बातें करते हैं और बातों ही बातों में दोस्त बन जाते हैं, जिससे उनकी धीरे धीरे मुलाकात होने लगती है। कभी वह एक साथ कसिनो जाते हैं तो कभी रेस्टोरेंट जाते हैं, जहां कार्तिक उसे सरप्राइज देता है और घुटने पर बैठकर कहता है, ईवा, आई डोंट नो कब मुझे तुमसे प्यार हो गया, इसलिए आज मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करता हूँ। विल यू मैरी मी? रियली, यू लव मी? यस, आई विल मैरी यू एंड आई लव यू सो मच कार्तिक। मैं जानता था तुम मेरा प्रपोजल मना नहीं करोगी। पता है, सबसे ज्यादा मैं इसलिए खुश हूँ कि माँ को इस डिसीजन से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्योंकि तुम सारे हिंदू रीति रिवाज जानती हो। माँ चाहकर भी इनकार नहीं कर पाएंगी।
डोंट वरी कार्तिक, मैं माँ जी को शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। पहले हम चर्च में शादी करेंगे, फिर इंडियन रस्मों के साथ। हाँ बिल्कुल। अगले दिन दोनों चर्च में जाकर शादी करते हैं, फिर इंडिया लौट जाते हैं और मंदिर में पंडित द्वारा हिंदू रीति रिवाज से शादी करते हैं, जहां दुल्हन के जोड़े में ईवा कार्तिक के साथ अपने ससुराल की ओर बढ़ती है तो आसपास के लोग देखकर बातें बनाने लगते हैं। फिर दोनों चौखट पर पहुंचते हैं तो सास ममता देखकर कहती है, अरे ओ बेटा, ये तू किसको ले आया? गोरे गोरे हाथ मुंह देखकर लग रहा है जैसे अंग्रेजन है। माँ ये अंग्रेजन है, पर आप गुस्सा मत होना क्योंकि ये आधी इंडियन भी है, मतलब हमारे सारे तौर तरीके जानती है। हाँ माँ जी। क्या तू जानता है ना, हमारे गांव में ये सब किसी को पसंद नहीं और लोग कितनी मातें मनाएंगे। उनका बस चला तो वो हमें गांव से बाहर भी कर देंगे। माँ आप ऐसा मत कहिए और आप तो हमारा साथ दीजिए। आपको ईवा पसंद तो है ना? मगर ये मेरी भाषा समझ पा रही है और मैं इसकी, और ये सब जानती है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जी माँ जी, आप निश्चिंत रहिए, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। हाँ माँ। ठीक है ठीक है, तुम दोनों यहीं रुको, मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ, बहू का गृह प्रवेश भी तो करना है। ये कहकर ममता आरती की थाली लाकर अपने बहू और बेटे की आरती करती है और गृह प्रवेश करके उन्हें घर में ले जाती है। अगले दिन जब बहू छोटे कपड़े पहनकर उसके सामने आती है तो सास ममता कहती है, अरे बहू, ये तुमने कैसे कपड़े पहने हैं? यहाँ आसपास के लोग हमें क्या बोलेंगे? माँ जी, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, मैंने ट्राई भी किया था तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगा। अच्छा कोई बात नहीं, अगर तुझे ऐसे कपड़े पहनने हैं तो पूरे कपड़े पहन जिसमें तू कंफर्टेबल हो। ठीक है माँ जी। ये कहकर ईवा अपनी सास के साथ पहले दिन रसोई में काम करती है और पहली रसोई का खाना भी तैयार करती है, जिसे खाकर कार्तिक कहता है, अरे वाह ईवा, तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। इसका क्रेडिट माँ जी को जाता है, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। थैंक्स माँ, मुझे यकीन है कुछ दिनों में तुम ढल जाओगी। इस तरह ईवा धीरे धीरे अपने ससुराल की जिम्मेदारी निभाती है। साथ ही वो आरामदायक कपड़े पहनती है, पर विदेश वाले, जिस वजह से उसे आता जाता देख गांव के लोग बातें बनाते हैं। देखो तो कितने छोटे कपड़े पहनकर ये गांव में रह रही है, और बच्चे बाकी लोगों पर इस विदेशी लड़की का क्या असर होगा? शिव 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 शिव। अरे वो सुना नहीं है क्या आपने, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, कहीं गांव की लड़कियों को ये बिगाड़ ना दे। पता नहीं क्या होगा। वक्त गुजरता है, गांव के लोगों को उसके कपड़े पहनना, इंग्लिश बोलने के तरीके और स्वभाव अच्छा नहीं लगता, लेकिन ईवा अपने आप में एक बहुत अच्छी विदेशी होकर भी संस्कारी लड़की थी। एक दिन वह अपनी सास के साथ साड़ी पहनकर सास के कहने पर मंदिर जाती है तो पंडित जी नवरात्रि की कुछ बात कह रहे थे। तभी ईवा कहती है, माँ जी, ये नवरात्रि कौन सा त्योहार है जो पंडित जी कह रहे थे? आप मुझे थोड़ा बताइए ना, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। बहू, नवरात्रि में देवी माँ के 9 स्वरूप की पूजा होती है और 9वें दिन 9 कन्याओं को पूज कर उन्हें खाना खिलाया जाता है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है और 9 दिन तक मैया की सेवा करते हैं। फिर माता रानी सच्चे दिल से चाहने वालों की इच्छा पूरी करती हैं। माँ जी, मेरे भी अंदर से इच्छा हो रही है कि मैं नवरात्रि में 9 दिन का उपवास करूं और कन्याओं को खाना खिलाऊं। ठीक है। ऐसा कहकर ईवा अगले दिन से नवरात्रि की साफ सफाई करके नहा धोकर माता रानी की चौकी लगाती है और कार्तिक से कहती है, कार्तिक, कुर्ता पहन लो, पूजा में बैठने के लिए जल्दी आ जाओ। अभी आता हूँ। तेरे भगत जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, 100 सिंहों से तू बलशाली, अष्टभुजा वाली, दुखियों को सवरती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। बोलो जयकारा शेरा वाली दा, बोलो साचे दरबार की जय। शेरा वाली माँ, सच्चियाँ जोता वाली, तेरी सदा ही जय। बहू, ये भोग माता रानी को लगा दो। जी माँ जी। माता रानी को भोग लगाने के बाद अंग्रेजन बहू लोगों को प्रसाद बांटती है तो कोई भी उस पर नहीं लेता, उल्टा सीधा कहता, बल्कि इसी तरह 8 दिन बीत जाते हैं। 9वें दिन जब कन्याओं को भोजन कराना था तो वह माता रानी की पूजा करके बच्चों के लिए चने, पूरी, हलवा तैयार कर लेती है। तो सास कहती है,
बहू सारी तैयारियां हो गई हैं, तो छोटी छोटी कन्याओं को बुला कर लिया। जी माँ जी। ये कहकर वो आसपास के लोगों के दरवाजे पर जाकर उनकी कन्याओं को मांगती है। एक एक करके सब उसे मना कर देते हैं। वह फिर से दूसरों के दरवाजे पर जाती है तो गांव की औरतें इकट्ठा होकर कहती हैं, अरे तुम्हें एक बात समझ नहीं आती क्या? हम अपनी बेटियों को तुम्हारे घर पर कंजका के लिए नहीं भेजेंगे। एक तो इतने छोटे छोटे कपड़े पहनती, ऊपर से हमारी बच्चों को बिगाड़ दोगी। हमें तुम्हारी जैसी अंग्रेजन के घर पर कन्या पूजने के लिए किसी को नहीं भेजना। समझ आई बात? चलो जाओ। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर मैं कन्या पूजन नहीं कर पाई तो माता रानी को घर कैसे बुलाऊंगी? मेरा नवरात्रि का दिन पूरा कैसे होगा? हम नहीं जानते, बस यहाँ से चली जाओ। रोते हुए ईवा घर चली जाती है। खाली हाथ देखकर सास उससे पूछती है तो वह उसे सब कुछ बताती है। इतने में दरवाजे पर 9 छोटी छोटी सुंदर कन्या दस्तक देते हुए कहती हैं, आंटी आंटी, हमें भूख लग रही है, क्या खाना मिल सकता है? हाँ, हम सबको भूख लगी है, क्या आप हमें कन्या पूजन के लिए बुलाएंगी? हाँ हाँ, आओ बच्चों। तभी ईवा उन 9 कन्याओं के पैर धोकर उनके माथे पर टीका लगाती है, उन्हें खाना परोसती है, जिसके बाद 9 कन्या पेट भरकर खाना खाती हैं। फिर ईवा कहती है, तुम सारी कन्या कितनी प्यारी हो, रुको मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाती हूँ। ये देखो, चूड़ियाँ, बिंदी, हेयर बैंड। जिसको पढ़ाई अच्छी लगती है उसके लिए कॉपी पेंसिल भी है। अरे वाह वाह, थैंक यू आंटी। चलो हम जल्दी से अब पैर छू लेते हैं कन्याओं के। दोनों मिलकर जैसे ही कन्याओं के पैर छूते हैं तो एक तेज रोशनी में 9 देवी प्रकट हो जाती हैं। तभी माता रानी कहती हैं, पुत्री ईवा, मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। माता रानी, आपके दर्शन पाकर मैं बहुत खुश हूँ। क्या करूं? तुम्हारी श्रद्धा भक्ति इतनी थी कि मुझे आना ही पड़ा। तुम 9 कन्याओं को पुकार रही थी, कोई तुम्हें दे नहीं रहा था। इतने सच्चे मन से तुमने मेरा उपवास किया, इसलिए मैं खुद तुम्हें दर्शन देने आ गई। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि सभी लोग आसपास के तुमसे प्यार करें, तुम्हें अपनाएं। माता रानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दर्शन देने के लिए। बोलो जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। तभी माता रानी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। इस तरह ईवा की माता रानी को लेकर भक्ति पूरी होती है और वह माता रानी के परिवार समेत साक्षात दर्शन कर लेती है। फिर गांव के लोग भी उससे बेहद प्यार करने लगते हैं।